जी, तो नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है थायराइड थायराइड हार्मोन के कैंसर्स। 4 तरह के कैंसर हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा जो है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है? और ये इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस है। उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत स्लोली ग्रो करता है, सेकंड वजह ये है कि ये ना लिम्फेटिक स्प्रेड है इसका, तो जो लिम्फ नोड्स है वो जल्दी अपीयर हो जाते हैं, तो बंदा जल्दी प्रेज़ेंट कर जाता है हमारे पास, सही है? और इसका जो एक कॉमन काज़ समझा जाता है वो ये है कि अर्ली लाइफ में ना अगर रेडिएशन एक्सपोज़र हुआ हो नेक का, हेड का, जिस तरह के लाइक सीटी स्कैन है या फिर इस तरह एक्सपोज़र हो, तो उससे इसका रिस्क इसकी एसोसिएशन देखी गई है, ठीक है? और हिस्टोलॉजी में आपको एक ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई इसके साथ बड़ी एसोसिएटेड है और दूसरा स्मॉल बॉडीज़ हमें मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा आ गया। इसमें ये है कि अ, वैसे आपको पता है जो कार्सिनोमाज़ होते हैं ना, इनका स्प्रेड होता है लिम्फेटिक और जो सारकोमाज़ होते हैं ना, इनका स्प्रेड होता है हेमेटोजेनियस। लेकिन फॉलिकुलर कार्सिनोमा वन ऑफ द कार्सिनोमाज़ है जो कि जिसका मेटास्टेटिक क्या कहते हैं हेमेटोजेनियस स्प्रेड है, ठीक है? और दूसरा ये कि फॉलिकुलर कार्सिनोमा और फॉलिकुलर एडिनोमा, ठीक है, इनमें ना डिफ़रेंस करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप देखो किसमें कैप्सूल जो है वो इन्वेड हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा, सही है? अदरवाइज़ ये हिस्टोलॉजी में दोनों सेम होते हैं। तो आप एफएनएसी में आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा है या फिर एडिनोमा है, क्योंकि उसमें तो आप सिर्फ़ एक सुई डालते हो और कुछ सेल्स आपके साथ आ जाते हैं सुई के साथ। तो वो सेल्स तो डेफ़िनिटली फॉलिकुलर एडिनोमा में भी वैसे ही आएँगे, कार्सिनोमा में भी वैसे ही आएँगे, सही है ना? तो इसीलिए फॉलिकुलर कार्सिनोमा में आपको डायग्नोसिस कैसे बनता है? आप कैप्सुलर इन्वेजन देखते हो कि है कि नहीं है, ठीक है? और यूनिफॉर्म फॉलिकल्स होते हैं, एडिनोमा की तरह का होता है। अगला अपने पास आ गया मेडुलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी कार्सिनोमा बड़ा ही मज़े का है। ये किसका होता है? जो सी सेल्स हैं ना थायरॉइड के, जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनका कार्सिनोमा होता है और डेफ़िनेटली वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जो कि कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन है। एज़ अ रिज़ल्ट इसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा और कैल्शियम कम होगा। अच्छा, इसकी एसोसिएशन है मैन-2a, मैन-2b की, ये हम देखते हैं ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। लास्टली हमारे पास आ गया एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा और ये एक तो ओल्डर एज में है, ठीक है, कॉमन, और दूसरा ये बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है कि मतलब बहुत ही गंदा है, ये इन्वेड कर जाता है लैरिंक्स वगैरह में और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? लेकिन ये ओल्ड एज में होता है। अब हम ईज़ी-ईज़ी चीज़ें देखते हैं। पिली कार्सिनोमा, गुड प्रोग्नोसिस। मोस्ट कॉमन पेपिलरी। अच्छा, लोकल सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है और पेपिलरी कार्सिनोमा। अच्छा, कोल्ड नोड्यूल क्या होता है? कोल्ड नोड्यूल क्या होता है? कोल्ड नोड्यूल जो हम लोग करते हैं थायरॉइड स्कैन। थायरॉइड स्कैन में ये है कि हम एक रेडियो आइसोटोप आयोडाइड देते हैं और ठीक है, या कोई भी ट्रेसर देते हैं और उसके बाद हम उसका स्कैन करते हैं और देखते हैं कि किस एरिया ने ना थायरॉइड के किस एरिया ने ज़्यादा अपटेक किया, लाइक इस एरिया ने ज़्यादा अपटेक किया था उस इस आइसोटोप का और कुछ एरिया में बिल्कुल ही अपटेक नहीं किया। तो जिस एरिया ने नॉर्मल से ज़्यादा अपटेक किया हो उसे हम कहते हैं हॉट नोड्यूल और जिसने ना अपटेक किया हो या कम किया हो उसे कहते हैं कोल्ड नोड्यूल। जो हॉट नोड्यूल है, चूँकि ये ज़्यादा ट्रेसर उठा रहा है, ज़्यादा आयोडाइड उठा रहा है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा वर्क फंक्शनल है। तो ये जो हॉट नोड्यूल्स होते हैं ये थायरोटॉक्सिकोसिस करवाते हैं, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ एसोसिएशन होती है इनकी। देखो जो कोल्ड नोड्यूल्स हैं जो कि फंक्शनल नहीं है, इसका मतलब है कोई और मास पड़ा हुआ है जो कि फंक्शनली एक्टिव नहीं है। तो ये अब कोई बिनाइन चीज़ भी हो सकती है, लाइक कोई फाइब्रस टिश्यू वगैरह, या फिर ये कैंसरस भी हो सकता है, ठीक है? तो ये अपने पास चीज़ें आ गई। अच्छा, उसने कहा कि कोल्ड नोड्यूल मिला है उसे, तो पेपिलरी कार्सिनोमा हमने डायग्नोसिस बनाया। स्लो ग्रोइंग कौन-सा होता है? पेपिलरी, सही है। पेपिलरी कार्सिनोमा का एक पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं है उसके कैंसर की, तो क्या रिस्क फैक्टर है? एक आपको बताया कि फीटल पीरियड में ना उसका रेडिएशन एक्सपोज़र होना, ये एक रिस्क फैक्टर है। अब फॉलिकुलर कार्सिनोमा की अगर बात करें तो ये कैसे, एक मिनट, फॉलिकुलर कार्सिनोमा की अगर बात करें तो ये वैस्कुलर इन्वेजन है इसकी, ठीक है? और जितने भी कैंसर्स हैं ना हमारी बॉडी में जो ब्लड से फैलते हैं, तो आपको पता है कि वीनस ड्रेनेज कहाँ जाती है? सबसे पहले राइट हार्ट में जाएगी और राइट हार्ट से फिर लंग्स में जाएगी और लंग्स कैपिलरीज में जाके फंस जाएगी। एज अ रिजल्ट ना मोस्टली जो हेमेटोजेनियस स्प्रेड होते हैं जिनका,
वो लंग मेटास्टेसिस शो करते हैं मोस्टली, जो आप हेड एंड नेक की कह लो या सार्कोमास मतलब जो भी है ना ऐसे अपने। कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग कार्सिनोमा कौन सा है? मेडुलरी कार्सिनोमा, इस वही बातें आ गई। अच्छा, मेडुलरी कार्सिनोमा सी सेल से अराइज करता है। अच्छा, अब अपने पास आ गया, कहता है एक है ना पेशेंट है जो कि फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा है उसको, ठीक है, और दूसरा पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन है। अब ये पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन किसमें होती है? आपको पता होगा, याद होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा में होती है, ऐसे ही है। और इसमें क्यों होती है फियोक्रोमोसाइटोमा? आपको पता है एड्रीनल मेडुला का कैंसर है, और उसमें क्या होता है, कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं, और कैटेकोलामीन्स जो है ना वो मतलब कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं हो रहे होते हमारी बॉडी में, वो रिलीज हो रहे होते हैं एपिसोडिक वे में, ठीक है, एपिसोडिक वे में। एज ए रिजल्ट जब एपिसोड आता है ना कैटेकोलामीन्स रिलीज होने वाला, उसमें फिर बंदे को हाइपरटेंशन होती है, सडन सवेयर हाइपरटेंशन, बट एपिसोडिक, तो उसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ। अब एक पेशेंट आया हमारे पास जिसने उसने हमें सिनेरियो में बताया कि उसको मेडुलरी कार्सिनोमा भी है, साथ में उसको फियोक्रोमोसाइटोमा भी है, मतलब हमें पता चल गया। तो ये किस चीज़ का पेशेंट है? ये है मैन 2 का पेशेंट, ठीक है, मैन 2 का पेशेंट। मैन 2 का क्या मतलब है? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2, ठीक है, टाइप 2। तो इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, ए बी, हम लोगों को कुछ भी इनमें से याद करना, मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूँ। हमने जो बात याद रखनी है, इन दोनों के अंदर ना टाइप ए या टाइप बी, इसकी दोनों टाइप्स में 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, साथ में तीसरी चीज़ डिफरेंट होगी। मतलब एक आपको मिलेगा मेडुलरी कार्सिनोमा थायरॉइड का, दूसरा आपको मिलेगा फियोक्रोमोसाइटोमा, और तीसरी चीज़ वेरी करती है, टाइप ए में हो रहा है, टाइप बी में हो रहा है। तो खैर ये दोनों इस तरह अगर 2 चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी ना, तो एक बात आपने सोच लेनी कि ये क्या चीज़ है, मैन टाइप 2, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये पेशेंट हमारा मैन 2 का है। अगला आ गया कैल्सिटोनिन थायरॉइड ग्लैंड की मैलिग्नेंसी से, कैल्सिटोनिन पेजेट डिजीज। अच्छा, कैल्सिटोनिन एज अ ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं हम लोग। कैल्सिटोनिन आपको पता है कैल्शियम लोअरिंग ड्रग है, ऐसे ही है। तो ये किस तरह कैल्शियम लोअर करता है? ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना हमारे, उनको स्लो डाउन करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई बस क्या तबाही फिरी जा रहे हो बोन्स की, उनको इनहिबिट करता है। तो पेजेट डिजीज में आप हम इसे यूज़ करते हैं कैल्शियम, लेकिन अब नहीं यूज़ करते, पहले से यूज़ करते थे। खैर, फिर नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आ गया कि ये तो आपको आता ही होगा कि T3 T4 कम है और TSH काफ़ी ज़्यादा है। इस तो कॉमन सी बात है, T3 T4 कम होगा तो TSH ज़्यादा होगा ही। तो मतलब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, असल मसला कहाँ है? यहाँ थायरॉइड ग्लैंड में प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। ये दोबारा आ गया पेज। अच्छा, अब फीचर्स हैं, ये हैं हाइपर के, ठीक है, और ये हैं हाइपो के, ठीक है। अच्छा, हाइपर में क्या होगा आपको पता है, स्वेटिंग होगी, वेट लॉस है, इमोशनल एंजाइटी होगी बंदे को उसकी, क्योंकि दिमाग उसका नींद नहीं आएगी उसको, एपिटाइट भूख ज़्यादा लगेगी और वज़न कम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भूख नहीं लगेगी लेकिन वज़न इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ओबेसिटी होगी लेकिन एपिटाइट नहीं होगी। अच्छा, ट्रेमर्स होंगे, टैकीकार्डिया होगा, और गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, इनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, ये रहा, इन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, इसमें नर्वसनेस, वही जो दिमाग ब्रेन की एक्साइटेशन होगी, ठीक है, और साथ में गोइटर, गोइटर मतलब कि थायरॉइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट, ठीक है, साइज़ उसका बड़ा हो जाएगा, और जीआई प्रॉब्लम्स मतलब जीआई मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और डायरिया वगैरह के फीचर्स आएँगे, जबकि यहाँ उसके बिल्कुल ऑपोज़िट चीज़ें आएँगी। तो ये आपको आइडिया है ही, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम चलते हैं सीधा। अच्छा, लैब्स देख लें तो इसमें T3 T4 ज़्यादा होगा हाइपर में, और TSH नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम होगा। इसमें T3 T4 कम होगा, एज अ नेगेटिव फीडबैक ना होने की वजह से TSH ज़्यादा होगा। अच्छा, अब आ गया पहले अपना पहला पेशेंट, 50 साल की एक औरत है, वेट गेन हो गया, फटीग, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ड्राई स्किन, कंस्टिपेशन, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, वज़न गेन करें, क्या टेस्ट करवाएँगे? TSH, सबसे पहले टेस्ट करवाना है ना आपने किसी भी थायरॉइड पेशेंट का, आपको शक है, हाइपर है या हाइपो है, आपने TSH करवाना है, ठीक है? इवन कि अगर आपने किसी को कोई मेडिसिन स्टार्ट करवा दी, आपने लेवोथायरॉक्सिन स्टार्ट करवा दी है हाइपो के लिए या हाइपर के लिए आपने मेडिसिन स्टार्ट करवा दी, आपने मॉनिटरिंग करनी है तभी आपने TSH से करनी है। सही हो गया। तो ये वही फटीग, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, TSH करवा लो, भूख वगैरह सारा हो गया ये, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल आ गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, थायरॉइड ग्लैंड का मसला है,
तो उसमें किस चीज़ का लेवल ज़्यादा होगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा। आपको पता है ना जो थायरॉइड हार्मोन है हमारे, ये T3 और T4 जो हैं, ये हमारी क्या कहते हैं बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ करते हैं, ठीक है? इनका एक काम ये भी है कि ये एलडीएल की क्लीयरेंस करवाते हैं ब्लड से, ठीक है? तो अगर इनकी कमी हो जाएगी तो एलडीएल की क्लीयरेंस नहीं होगी, एज़ अ रिज़ल्ट हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा। अच्छा, फिर अपने पास आ गया ये आपने देख लिया प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज़्म में टीएसएच का लेवल ज़्यादा होगा। हाइपोफिजेक्टमी मतलब हाइपोफिजिस किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ऐसे ही है ना? तो उसको अगर आप निकाल दोगे सर्जिकली तो आपको थायरोक्सिन क्यों देनी है? क्योंकि ताकि हाइपोथायरॉयडिज़्म ना हो क्योंकि टीएसएच तो आएगा नहीं अब से। अच्छा, फीटल हाइपोथायरॉयडिज़्म का मोस्ट कॉमन क्या है काज़? थायरॉइड डिसजेनेसिस। ये देखें जो थायरॉइड डिसजेनेसिस है ना इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक अपने पास आता है थायरॉइड एजेनेसिस, ठीक है? मतलब थायरॉइड जो था वो बना ही नहीं। एक है हाइपोजेनेसिस, हाइपोजेनेसिस मतलब कि बना लेकिन कम बना कह लो, प्रॉपर नहीं बना और एक होता है एक्टोपी, ठीक है? एक्टोपी मतलब ये किसी और जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये तीनों थायरॉइड डिसजेनेसिस मतलब कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट है थायरॉइड की, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म में मोस्ट कॉमन काज़ यही होता है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है, आगे से एमसीक्यूज़ आएँगे तो उधर गलती है वो आपने हाइलाइट करनी है। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म के पैल्पिटेशंस, मूड स्विंग्स, वीकनेस क्यों हो जाती है? क्योंकि वो मसल वेस्टिंग वगैरह होती है, बंदा बड़ा ही कमज़ोर हो जाता है। T3 T4 ज़्यादा है और TSH कम है, क्या बना? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसमें ना आपको लैब्स हमें याद तो नहीं है, अब TSH की याद है कुछ 0.4 से 4 तक होती है, बाकी नहीं याद। तो ओवरऑल ये सिनेरियो ऐसे ही है कि T3 T4 ज़्यादा है और TSH कम है, ठीक है? तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अगला पेशेंट आ गया, कहता है कॉमन फीचर। अच्छा, कॉमन फीचर क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म में, डायबिटीज़ में, एनोरेक्सिक पेशेंट में? वेट लॉस कैसे? हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको पता है बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है? डिमांड्स पूरी करने के लिए जिसम अपने आप ही खा जाता है। डायबिटीज़ में आपको पता है कि खून में शुगर होती है लेकिन मसल्स में नहीं जा रही होती, तो डेफिनेटली फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है और लिपोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना? तो इसकी वजह से होता है। एनोरेक्सिक पेशेंट में साइकियाट्रिक इलनेस है और बंदे को भूख मतलब बंदा खाता ही नहीं है, ठीक है? मोटे होने के डर से। तो इन सब में वेट लॉस होता है। अच्छा, कॉमन फीचर इन टाइप 1 डायबिटीज़ सेम सिनेरियो बट डिक्रीजेस इन हाइपरथायरॉयडिज्म वेट कम होता है। थायरॉइड स्कैन में हम क्या चेक करते हैं? हॉट और कोल्ड नोड्यूल को चेक करते हैं। ये आपको मैंने पहले बता दिया था। अगला सिनेरियो ये है, हाँ, आपको इस बात का पता होना चाहिए, यकीनन आपको आइडिया होगा कि हमारे पास बल्कि 1 मिनट। अच्छा, हमारे पास ये थायरॉइड ग्लैंड है और ये फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है और सॉरी ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड होता है, ठीक है? तो इसका डेफ़िनेटली आपको आइडिया है कि यहाँ से निकलता है थायरॉइड रिलीज़िंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में से, ठीक है? और यहाँ थायरोट्रॉप्स होते हैं, ये इसमें से रिलीज़ करवाते हैं टीएसएच इनमें से और ये जाके फिर इसमें से रिलीज़ करवाते हैं T3 T4, ऐसे ही है ना? ये बात आपको पता है। अब ये सिनेरियो पता है सारे 3-4 ऐसे क्या है, उनमें ये कहता है कि एक पेशेंट था, उसमें T3 T4 का लेवल कम था। आपने और है ना उसमें TSH का लेवल भी कम था। आपने क्या किया, आपने TRH दिया, थायरोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन दिया आपने बाहर से। एज़ अ रिज़ल्ट TSH का लेवल ज़्यादा हो गया, T3 T4 का भी लेवल ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि मसला किस जगह पे है? मसला हाइपोथैलेमस में है ना, TRH नहीं आ रहा। आपने दिया तो ठीक हो गया। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, एक देखेंगे बस हम। भाई देखो पैल्पिटेशन, स्वेटिंग वो क्या कहते हैं कि थायरोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन जब दिया तो इंक्रीज़ हो गया, सॉरी TSH जो था उस वो कम था, TRH देने से वो ज़्यादा हो गया। तो हाइपरथायरॉयडिज़्म ड्यू टू एब्नॉर्मैलिटी इन हाइपोथैलेमस। ये सिनेरियो थोड़ा-सा अजीब-सा है। देखो उसको फीचर्स हैं हाइपरथायरॉयडिज़्म के, TSH उसका कम है, ठीक है? और आप कह रहे हो TRH देने से TSH का लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन फिर T3 T4 क्यों ज़्यादा है फर्स्ट प्लेस में? ये क्यों ज़्यादा है? सवाल तो ये है ना। तो वो कह रहे हैं कि हाइपरथायरॉयडिज़्म की वजह है हाइपोथैलेमस का मसला। खैर इसको आप देख लेना,
ये मुझे तो कंफ्यूजिंग लगा, इसको आप कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखें, पफी स्किन है, लिथार्जिक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, टीएसएच का लेवल भी कम है, ठीक है। आपने टीआरएच दिया, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसका बेहतरी आ गई, टीएसएच ज़्यादा हो गया, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन हाइपोथैलेमस। ये बात समझ आती है। सेम सिनेरियो, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब लिथार्जी, मिक्सिडिमा, ठीक, उसका पेशेंट है और ये सारी चीज़ें, वही सेम सिनेरियो। अच्छा, ये अब ना इसमें उसने हमें क्या बताया था इन इस सब में, ये आपको अगर आता है ना, क्या कहते हैं, बेसिक्स आती हैं कि कैसे बनते हैं थायरॉइड हार्मोन, तो आपके लिए मसला नहीं है। नहीं आती तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज दूँगा, उसमें मैंने बीआरएस से थायरॉइड पढ़ाए हुए हैं, आप स्पेसिफिकली सिर्फ वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है थायरॉइड फॉर्मेशन में, आयोडीन लगती है टायरोसिन के साथ, ठीक है। अभी डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस है, अगर आपको सारा मैकेनिज्म आता है ना तो आप समझ जाओगे। फर्स्ट स्टेप इन डीएक्टिवेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन लिवर में क्या है, डी आयोडीनेशन, मतलब जब हम लोगों ने T3 T4 की डीएक्टिवेशन करनी होती है ना, मेजर T4 की, T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट होते हैं, और T3 को जब डीएक्टिव करना होता है ना, तो या फिर आप कह लो T4 को जब डीएक्टिवेट करना होता है, तो इसमें से आयोडीन निकालते हैं। अब आयोडीन किस जगह से निकाल रहे हैं ना, वो मैटर करता है कि डीएक्टिवेशन होगी या एक्टिवेशन होगी। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, देखें, जो T4 हमारे पास मेजर T4 होता है ना, इसको हमने पेरिफेरी में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है 5 प्राइम डीआयोडीनेज, सही है। अगर तो ये एंजाइम एक्ट करेगा ना, तो ऐसी जगह से चार, इसके पास 4 आयोडीन है, तो ऐसी जगह वाला आयोडीन रिलीज होगा कि T3 बनेगा, जो कि एक्टिव है। लेकिन अगर 5 डीआयोडीनेज एक्ट करे, 5 प्राइम नहीं, 5 डीआयोडीनेज एक्ट करे, तो ऐसी जगह से निकलेगा कि रिवर्स T3 बनेगा, और रिवर्स T3 इनएक्टिव है। इसी तरह अगर T3 को भी अगर आपने इसमें से भी एक आयोडीन निकाल दो, तो T2 बनता है, तो ये भी इनएक्टिव है। तो बात समझ आ रही है कि टायरोसिन, अपना क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन्स को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, आयोडीन निकाल के। उसने यही बात पूछी हुई है। अच्छा, जो टीएसएच है, टीएसएच की डीएक्टिवेशन होती है लिवर में या किडनीज में ना, तो वहाँ कैसे होती है, तो डीमिथाइलेशन होती है, ये बस रट्टे वाली बात है। रिगार्डिंग थायराइड हार्मोन्स, मैक्सिमम हमारे पास T4 पड़ा होता है, T3 एक्टिव फॉर्म है और ये कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू T4। थायराइड हार्मोन को पेरिफेरी में कैसे एक्टिवेट, पेरिफेरी में कैसे इनएक्टिवेशन होती है, डी आयोडीनेशन से, सही है। अगर पूछे एक्टिवेशन कैसे होती है, तब भी डी आयोडीनेशन से। हाई एफिनिटी ऑफ थायराइड रिसेप्टर्स इज फॉर T3 के लिए, मतलब T3 ज़्यादा एफिनिटी होती है रिसेप्टर्स की इसके लिए। थायरोग्लोबुलिन फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज करते हैं, थायराइड हार्मोन्स फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज करते हैं। ये बातें अगर आपको नहीं पता, तो इसके लिए मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक, बल्कि इससे अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं।